हाँ जी, क्वेश्चन है जनाब, द अकाउंटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लब हैज रिजाइंड and Mr. Imdad has been assigned the task of preparing the accounts for the year ended December 2006. On taking charge, Mr. Imdad found that the books had not been written since January. After searching the available records and discussing various issues with members of the management committee, he was able to gather the following information. A member of management committee controlled the receipts relating to the snooker table charges, which total rupees 3225000. कहते हैं कि मैनेजमेंट कमेटी ने कहा कि जनाब जो स्नूकर टेबल की वो टोटल उन्होंने खुद ओके की बात। नेक्स्ट कहता है द मेंबर सब्सक्रिप्शन अमाउंटिंग 3650 वर रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। कहता है out of these 75,000 relating to the 2007। कहता है इसमें से 75,000 2007 से रिलेट करती। इसका मतलब है ये तो हमारे लिए अगले साल की होगी, ये एडवांस होगी, बाकी फिर इसी साल की होगी। फिर वो कहता है रुपीज 3 million हैड बीन डोनेटेड फॉर अ न्यू बिल्डिंग एंड दिस सम इज टू बी क्रेडिटेड टू बिल्डिंग रिजर्व अकाउंट। मतलब के नॉन करंट लायबिलिटी। कहता है हमें बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिली और हमने उसको नॉन करंट लायबिलिटी में लिख दिया। जो बिल्डिंग रिजर्व अकाउंट का मतलब है कि नॉन करंट लायबिलिटी में जैसे जैसे इस अकाउंट में से खर्च होता जाएगा वैसे वैसे लायबिलिटी कम होती जाएगी। अभी बिल्डिंग ली नहीं है, ये याद रखें, अभी बिल्डिंग खरीदी नहीं है। उसने कहा है कि उसके लिए हमने पैसे लिए हैं अभी। द क्लब प्रोवाइड्स केटरिंग सर्विसेज ऑन विच अ प्रॉफिट मार्जिन 20% ऑफ सेल। जब भी प्रॉफिट परसेंटेज बताई होती है ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो अमाउंट गिवन होते हैं यानी या तो कॉस्ट सवाल के अंदर गिवन होगी तो आपने प्रॉफिट फाइंड करना, सेल फाइंड करनी होगी, या सेल से कॉस्ट फाइंड करनी होगी। यानी या तो आप कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड कर पाओगे तो उसके ऊपर आप ये परसेंटेज अप्लाई करके सेल फाइंड करोगे, या सेल गिवन होगी उसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई करके कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करोगे। ये इसका हिंट होता है। फिर वो कहते हैं द कैरिंग वैल्यू ऑफ द स्नूकर टेबल एज एट जनवरी 1, 2006 रुपीज 49,100,000। कहते हैं उसकी बुक वैल्यू है 1 जनवरी को और उसकी जो कॉस्ट है वो 9 million। Tables acquired during the year were installed on December 31st, 2006। कहते हैं एक इस साल ड्यूरिंग द ईयर टेबल एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर वो इंस्टॉल किया है 31 दिसंबर 2006 को, मतलब साल के बिल्कुल आखिरी दिन। 10% of the deposit on the newly acquired table were paid on November 2006। बैलेंस इज पेएबल इन जनवरी 2000। मतलब बाकी के पैसे हमने जनवरी में देंगे। एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ ईच टेबल इज 6 years की और कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। समरी ऑफ बैंक अकाउंट कहते हैं बैंक के ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 198,500 पड़ा हुआ है। इस साल हमने करवाए और इस डिपॉजिट में क्या क्या शामिल है। कहता है स्नूकर टेबल जो हैं वो भी शामिल है, सब्सक्रिप्शन
पैसे भी शामिल हैं, डोनेशन के भी और केटरिंग सर्विस, सब कुछ इसके अंदर शामिल है। फिर कहता है जो हमने बैंक के जरिए पेमेंट की है वो इंश्योरेंस पे की है, रेंट एंड गेट्स पे किया है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए हैं, परचेजेस, कम्युनिकेशन मतलब वो कोई कॉल्स वगैरह करने के, विदड्रॉल, विदड्रॉल का मतलब बैंक निकलवाए, विदड्रॉल का मतलब क्या है, मतलब इतने पैसे बैंक और ये पैसे बैंक से विदड्रॉ किए। और फिर 10% डिपॉजिट ऑन द न्यू स्नोकर टेबल, वो जो कह रहा था कि वो बेसिकली 1,30,000 हमने जमा करवा दिया था। तो बैलेंस हमारे पास बैंक के अंदर पड़ा हुआ है 1,444,000। फिर वो कहता है अ समरी ऑफ एक्सपेंडिचर पेड फ्रॉम पेटी कैश, कहता है जो पैसे क्या है, कहते हैं ग्लासेस और क्रॉकरी के लिए हमने 4,30,000 पे किया, वेजेस 1957 नहीं, ये तो सही 1975 कर, ये 1975 है, 57 नहीं। सन्ड्री क्लब एक्सपेंसेस 2,90,000 है, रिपेयर्स टू स्नोकर इक्विपमेंट 5,10,000 है, ये सिंपल जो पेमेंट हुई है। मिस्टर इमदाद वाज आल्सो एबल टू असर्टेन द फॉलोइंग 31 दिसंबर के बैलेंस है, पिछले साल के भी और इस साल के भी, प्रीपेड रेंट, बिल पेबल, सप्लायर बैलेंस, फिर वो कहता है स्टॉक का बैलेंस है, क्रॉकरी के स्टॉक का बैलेंस है, फिर वो कहता है क्लब हैज फिडेलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी एंड एनी कैश डेफिशिएंसी अप टू द मैक्सिमम इज रिकवरेबल। कहता है जब कभी ऐसा हुआ कि हमें कोई कैश डेफिशिएंसी आ गई या हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए या हमारा कोई कैश चोरी हो गया, कोई लॉस हो गया, तो 1 मिलियन तक इंश्योरेंस पॉलिसी से रिकवर हो जाएगा। कहता है आपने इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है और सेपरेटली आपने ओके की बात, और क्लियर होगी बात। हाँ जी जनाब, क्लियर होगी बात। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनानी, ठीक होगी बात। चलें जी, अब इसके अंदर सबसे पहले हम इनकम देखते हैं। इनकम तो एक तो इनकम यहाँ पर बहुत ज्यादा है,
ठीक होगी बात? चलें जी, सबसे पहले देखते हैं। हाँ जी, एक तो इनकम हमें ये नजर आ, जो बिलियर्ड स्नूकर टेबल से आपको पैसे मिले हैं, एक सब्सक्रिप्शन और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट है। गॉट इट? चले जी, जी जनाब, इनकम पहले इनकम में एक तो आपको स्नूकर चार्जेस मिले हैं, स्नूकर से जो रिसीट्स हुई है वो है, एक सब्सक्रिप्शन है। उसके बाद आपको कौन सी इनकम मिल रही है? कैटरिंग सर्विस। मतलब केटरिंग तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है ना। हाँ जी, उसके बाद आप देखें कोई आपकी इनकम है या नहीं। तो 322500 तो हमारे स्नूकर टेबल से पैसे मिल रहे हैं। सब्सक्रिप्शन में से 75,000 ये माइनस एडवांस है, और केटरिंग का हमें लेजर बनाना पड़ेगा। थ्री डबल 250 सब्सक्रिप्शन के पैसे 3650 650 माइनस। हाँ जी, बताइएगा जरा इसकी अमाउंट फाइंड करके। थ्री फाइव सेवन फाइव 357500। केटरिंग के लिए हमें अपनी वर्किंग करनी पड़ेगी। आए जरा, केटरिंग से रिलेटेड सबसे पहले ऐसा करें कि आप सप्लायर का लेजर बनाएं, वहां जितना हक बनता है मां प्यो का बेटी देना आदे सानू सानू फर्क नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ अपनी बेटी वास्ते जाना समझ रहे हो ना मेरी बात। अच्छा, इस तो इलावा ਜਿਹੜੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਦੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ। चलें जी, परचेजेस का लेजर, सप्लायर का लेजर बना, और फिर उसके बाद स्टॉक, यहां से स्टॉक हमारी कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड हो जाएगी। ठीक है,
तो पहले हम जहां पर ही सप्लायर का लेजर बना लेते हैं। आपके पास ड्रॉडाउन है 140, कैरी डाउन है आपके पास 23000। आपने को जो पेमेंट की है वो यहां से आपको मिल जाएगी, केटर रिलेटेड जो भी आपने पेमेंट की है वो आपको पेमेंट से मिल जाएगी। ये देखें परचेज, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि अगर परचेजेस ओपन सप्लायर ओपनिंग गिवन क्लोजिंग गिवन हो तो परचेजेस लेजर बनाकर फाइंड करना है, वरना डायरेक्ट लिख देना है। तो परचेज कैश कितना लिखा हुआ है बैंक बिल के 18155 18155 हाँ जी, करें तो आपकी परचेजेस फाइंड हो जाए। करें जरा परचेज फाइंड 19055 155 000 यस सर 19055 000। लो जनाब, अब हमारे पास काम सारा हो गया कंप्लीट। अब पहले कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड कर लें जल्दी से। कॉस्ट ऑफ सेल यहां पर हम फाइंड कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल फार्मूला था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बताइएगा जरा अपना। 1940000 परचेजेस हमने फाइंड किए हैं 1 और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2995 इसको प्लस माइनस करके तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल है 1.82 million 18 मिलियन। अब ये हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ सेल। सेल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं बट उसने प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया। याद रखें ये इस बात की निशानी होती है कि जब भी आप दिया हो तो ये बात 100% कंफर्म है कि आपने या तो सेल परसेंटेज से फाइंड करोगे या कॉस्ट परसेंटेज से फाइंड करोगे। अब हमने कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड किया है 20% ऑफ 20% सेल मतलब अगर 100 20 और 80 तो जल्दी से 18 मिलियन डिवाइड करें 80 पे, मल्टीप्लाई करें 100 से, आपके पास सेल आ जाए 22500 5 0000 1000 और कॉस्ट ऑफ सेल हमारी 18
केटरिंग का प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा 22,500 माइनस 18,000 कर दो, लो जी, ये आपके पास प्रॉफिट आ गया। ठीक होगी बात? लो जी, क्या दें, हमारे पास तीनों इनकम आ गई, स्नूकर की रिसीट आ गई, सब्सक्रिप्शन इनकम आ गई केटरिंग से, और कोई इनकम नजर आ ही नहीं रही। आपने तो सवाल किया है, आपको तो आइडिया है। हाँ जी, तो इसको हम प्लस कर देंगे तो हमारी इनकम आ जाएगी टोटल, कर दो प्लस। 113 अब आ जाओ अपने 000000। हाँ जी, एक्सपेंडिचर्स। एक्सपेंडिचर, एक तो कुछ एक्सपेंडिचर्स आपके लिए गिवन है। अब जिसका क्लोजिंग या ओपनिंग स्टॉक बनाकर एक्सपेंस आएगा, और जो डायरेक्ट जिसका ओपनिंग या क्लोजिंग नहीं होगा वो ओके होगी बात। जिसका ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होगा उसका लेजर बना लेंगे, और जिसका ओपनिंग क्लोजिंग गिवन नहीं है उसको एज इट इज लिख देंगे। ओके होगी बात? चलेंगे, अब जरा एक्सपेंसेस की लिस्ट पे आओ, तो अगर गौर फरमाओ तो आपके पास एक पे रेंट गिवन है, रेंट का लेजर बनेगा, एक इलेक्ट्रिसिटी बिल गिवन है, उसका लेजर बनेगा, उसके बाद एक क्रॉकरी के स्टॉक लेजर है। बेटा आराम से, हाँ जी, एक स्टॉक ऑफ क्रॉकरी है, उसका लेजर बनेगा। बाकी एक्सपेंसेस सारे के सारे एज इट इज आ जाएंगे। चलिए जनाब, आ जाएं फिर, एक्सपेंसेस की लिस्ट लिखना शुरू करें। इंश्योरेंस एज इट इज आ जाएगा, बल्कि लिस्ट पहले लिख लेते हैं और उसके बाद जिसका लेजर बनेगा उसका लेजर बना लेंगे। इंश्योरेंस, रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स का प्रीपेड बैलेंस गिवन है, तो मैं यहां पर ऐसा एक छोटा सा आपको लेजर बना देता हूं। हाँ जी, आप उधर बैठे ना खेलो, ठीक है, बाबा पढ़ा के फिर फ्री होते हैं तो फिर साथ खेलते हैं। ओके, हाँ शाबाश, जाओ। हाँ जी, प्रीपेड रेंट का लेजर बनाओ जरा। हाँ जी, 125,000 ओपनिंग, प्रीपेड है तो डेबिट साइड पर लिखेंगे। 150,000 क्लोजिंग, और जो रेंट की पेमेंट हुई है कितनी है? 148,000,000। 148,000,000। गॉट इट?
जो डिफरेंस आएगा वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर कर देंगे। बताएं जरा कितना आ रहा है इनकम एक्सपेंडिचर को। 25,000 का डिफरेंस है। वन 1455 1455 000। ओके की बात। नेक्स्ट देखें जनाब इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का भी लेजर बनेगा क्योंकि उसका भी बैलेंस गिवन है, उसका भी एक लेजर यहां पर बना लें, वो एक्रूड है। इलेक्ट्रिसिटी का बैलेंस एक्रूड है। 120,000 ओपनिंग, 155 क्लोजिंग, और जो पेमेंट की है वो 735 है। जो इनकम होगा वो कितनी अमाउंट आएगी, करो जरा इसको। 7 क्लियर होगी बात। उसके बाद आ जाते हैं परचेजेस हो चुका है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का बैलेंस आ गया 9,500। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन के बाद बैंक से चीजें खत्म होगी क्योंकि ये था और ये थे। फिर वेजेस आ जाओ यहाँ पे, बाहर चले गए आप भी जाओ, शाबाश। 1975 1975 सेंट्री क्लब एक्सपेंसेस 2,90,000। और रिपेयर एक्सपेंस 5,10,000। और इसमें जो क्रॉकरी का है, ग्लास और क्रॉकरी, इसमें ना मैंने 975 है, तो करेक्ट भाई हाफ ही अमाउंट ये है। क्लियर होगी बात। तो ग्लास और क्रॉकरी आपके पास एंड पे देखें तो बैलेंस है, तो इसका भी लेजर बन के एक्सपेंस में जाएगा। तो ये एसेट है हमारा, क्रॉकरी है। जैसे प्रीपेड का लेजर बनाना है हमने, बिल्कुल वैसे बनेगा। तो बनाया जा रहा है, क्रॉकरी का लेजर बना लेते हैं यहां पर ही साथ। ब्रॉड ऑन है क्रॉकरी का 685,000, और कैरी डाउन है हमारा 550,000। फिर क्रॉकरी खरीदने पे खर्चा आया आप
30,000। हमारा इनकम को चार करो जरा, इसका डिफरेंस लो। इतनी हमारी क्रॉकरी कंज्यूम हो गई है, क्रॉकरी यूज्ड 5,000। गॉट इट? लो जनाब, डेप्रिसिएशन पे आ जाए। डेप्रिसिएशन तो उसने साफ साफ बताई हुई है। हाँ जी, डेप्रिसिएशन देखें, ये जो आपने नया स्नूकर टेबल खरीदा है ना, वो 2006 को खरीदा हुआ है, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं आएगी। जो पुरानी है वो 9 मिलियन की है, और क्योंकि है तो उसकी कॉस्ट 6 पे 6 साल। जो नया स्नूकर खरीदा है वो इस साल खरीदा है और 31 दिसंबर को खरीदा है, उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं आएगी क्योंकि साल का एंड हो गया। तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, बुक वैल्यू उसकी 49,000 है लेकिन कॉस्ट उसकी 9 मिलियन। तो 6 पे डिवाइड करो जरा, डेप्शन कितनी आ गई? 1500,000। 1500,000। उसके बाद एक उसने हिंट दिया हुआ सवाल के अंदर कि अगर कोई, देखिएगा आखिरी जगह पे, कि अगर कोई कैश डेफिशिएंसी आ, कैश मतलब ये है कि अगर आपने जितना कैश विदड्रॉल करवाया था, कितना कैश बैंक से निकलवाया था, अगर जितना खर्च हो गया पता चल गया कितना खर्च हो गया, बाकी कैश के बारे में अगर नहीं पता ना, तो इसका मतलब है वो चोरी हो गया। तो 1 मिलियन तक तो आपको वहां से मिल जाएगा इंश्योरेंस से, बाकी का फिर आपका लॉस होगा। 1 मिलियन या उससे कम अगर कैश डेफिशिएंसी है तो वो आपको कहां से मिल जाएगा? इंश्योरेंस से। क्लियर होगी बात? तो आए जरा चेक करते हैं, एक कैश बुक बनाते हैं जरा। तो जरा देखते हैं कि आपके पास कैश कहां से आया था और आपने किधर किधर जमा करवाया। यहां पर सारा लिखा हुआ है। ये आपने कैश डिपॉजिट आया, इस साल बैंक में कैश जो आपने डिपॉजिट करवाया वो कितना है? कैश जो डिपॉजिट करवाया वो कितना है? 26,160,500। तो कैश क्रेडिट हो गया बैंक के नाम से, 26,160,500। 26,160 6,160। ये पैसे आपने बैंक में जमा करवाए हैं। ओके होगी बात? इतने पैसे निकलवाए हैं बैंक से, 4,2,3,500।
यानी 26160 जमा करवाए हैं, 4232 पैसे बैंक से निकलवाए हैं। और पैसे आपके पास कहां कहां से आए? और या तो आपने पे तो ये पेमेंट किया, सारी पेमेंट कैश से की हुई है। ग्रास एंड क्रोकरी खरीदी, वेजेस पे की, सन्ड्री एक्सपेंसेस पे किए, रिपेयर, इससे आपका क्रेडिट हुआ है। मतलब आपने क्रॉकरी खरीदी 4,30,000 की, फिर आपने वेजेस पे की कैश से 1975 की, फिर आपने एक्सपेंस पे 290 था, फिर आपने रिपेयर के पैसे पे किए 5,10,000। ये सारा आपका लिखा हुआ है। पैसे आपके आए कहां कहां से, वो देख लीजिएगा जरा। पैसे हमारे जो आए हैं वो ये 3 सोर्स हैं। नंबर 1, एक ये है। नंबर 1, ये पैसे आपके सब्सक्रिप्शन से आए। फिर आपको कहां से पैसे आए? जितना भी कैश आया है ना, ये बिल्डिंग डोनेशन आई, फिर आपका वो केटरिंग से पैसे भी आए, जो सेल्स करके पैसे आए होंगे, वो जो हमने वर्किंग की थी, ये सारे पैसे आए हैं। और जितने आपने पे किए या बैंक में जमा करवाए, तो स्नूकर से पैसे जो आए, स्नूकर के, वो आए 325500। सब्सक्रिप्शन का कैश कितना आया, ये आपके सामने सवाल है। सब्सक्रिप्शन से कैश आया कितना टोटल? 50, क्योंकि कैश तो इतना ही आया है ना। बिल्डिंग की जो डोनेशन है नाम से, वो भी 3 मिली है। और वो जो आपने केटरिंग का सर्विस से आपका रेवेन्यू आता है, जो सेल्स आप करते हो, वो हमने सीपीएस लगा के फाइंड किया था। ये पैसे भी पास आए। 222500 222500। लो जी, ये आपने अपने सवाल में सामने देखनी है चीजें। ये तमाम चीजें हैं जो आपके पास, जो कैश आया डेबिट, जो बैंक में जमा करवाया क्रेडिट, और जो खर्च हो गया क्रेडिट। इसका कोई डिफरेंस आया है ना, तो वो आपका कैश लॉस या आपका कोई एक्सपेंस है। सर ये जो हमें मिली है 75,000 एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये भी इसमें ऐड होगी नहीं? तो ऐड ही है इसके अंदर। ये जो मैं 365000 लिखा है, ये उसके अंदर शामिल है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, इसका कैरिड ऑन नहीं निकलेगा, बल्कि उसने कहा है कि जितना भी कैश है वो लॉस है या एक्सपेंस है। तो बताएं जरा कितना कैश लॉस आ गया। इसकी डेबिट और क्रेडिट साइड प्लस करें। सर 13008। या टोटल फाइंड करेगा डेबिट साइड का टोटल।
डेबिट साइड का टोटल सर 16357,500. कोई और बंदा भी बताए डेबिट साइड का 163 163 तो नहीं आ रहा, कैसे आपने फाइंड किया है? 57500 सर, पूरी वैल्यू बता रहा हूँ. सर 16357,500. बेहाफी एक बैलेंस बता रहा है, ये ठीक है। 36607 ये आपका टोटल डेबिट साइड का। यस, ये आ रहा है। जो डिफरेंस है ना वो बैलेंसिंग फिगर होगी, दैट इज लॉस। जो डिफरेंस होगा वो एक बैलेंसिंग फिगर होगी, दैट इज द कैश लॉस। तो बताया जरा डिफरेंस कितना आ रहा है इसका। इसको हम कैरी डाउन भी लिख सकते थे, अगर वो कैश डेफिशिएंसी की बात ना करता तो हम इसको कैरी डाउन लिखते, बट उसने कैश डेफिशिएंसी की बात कर दी, इसलिए जी जनाब। 72420000. सॉरी आवाज नहीं आई आपकी। ये इतना कैश लॉस आया, इसमें वो खुद कह रहा है कि जो 1 मिलियन है वो हमें मिल जाएगा अप टू 1 मिलियन। बाकी अगर नहीं है तो वो फिर लॉस है। अगर 1 मिलियन से कम कैश डेफिशिएंसी होती है ना तो वो हमें मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी से, लेकिन उससे ज्यादा अगर कैश डेफिशिएंसी है ना वो नहीं मिलेगा, तो कैश लॉस। तो 1 मिलियन तो मिल जाएगा 7242 से, माइनस 6 लॉस ना। ये हमारे एक्सपेंसेस आ गए और एक्सपेंसेस का मुझे टोटल करके बता दें तो हमारा आंसर आ गया। अपने एक्सपेंसेस का टोटल कर लें। अपने एक्सपेंसेस का टोटल कर लें। माइनस कर देंगे तो हमें डेफिसिट आ रहा है, क्योंकि हमारा 6 लाख बल्कि 6.2 मिलियन का हमें नुकसान कैश लॉस हो गया हमारा। जी जनाब, कितना डेफिसिट आ गया? 2189,500. ये 89500. क्लियर होगी बात। जल्दी से हम आते हैं फंड और लायबिलिटी बनाते हैं। पहले लिखे ना नॉन करंट एसेट्स, ये भी बड़े इंटरेस्टिंग है। नॉन करंट जनाब, नॉन करंट एसेट में देखिएगा 4.9 मिलियन हमारे पहले से बुक वैल्यू मौजूद है। 4.9 मिलियन।
पॉइंट नंबर 5 में सारे नॉन करंट एसेट मौजूद हैं। एक हमने नया एक्वायर किया है जिसका बैलेंस 10 और वो बैलेंस कहां पर नजर आपको आ रहा है 10%। ये मतलब के 10% हमें उसकी वैल्यू चाहिए कितना होता। 10% पेड है, 90% पेएबल है, लेकिन जब हम एसेट लिखेंगे फिर तो पूरी अमाउंट से लिखेंगे ना। एसेट जब हम लिखते हैं पूरी अमाउंट से लिखते हैं, तो ये अमाउंट और ये डेप्रिशिएट भी नहीं हुआ, इसकी डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, डेप्रिसिएशन सिर्फ इसकी आएगी। तो अब हमारे पास नॉन का एसेट है ना, सारी टेबल पहले 900,000 हुई है, वो बात हमें लगी ना। तो बताया जनाब टेबल की वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी। फिर आ जाए जनाब, ये समझ लगे या समझाऊं? ये बात आप सबको समझ लगी है या नहीं? सर ये 130 जो आया इसका समझा दो। ये जो 130,000 13 लाख वाला समझा दो। कि हमने पेमेंट में नजर आ रहा है 10%, क्योंकि पेमेंट सिर्फ 10% की है, तो ये अमाउंट तो टेबल तो 10% अमाउंट नहीं है ना, टेबल तो पूरी कीमत का है, तो इस पूरी कीमत को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये डेप्रिशिएट भी नहीं होना क्योंकि 31 दिसंबर को खरीदा है 2006 को। तो 49,100,000 की पहले बुक वैल्यू पड़ी है, 13 लाख का नया एसेट खरीदा था, और 15 लाख इस साल की डेप्रिसिएशन। ये 49,100,000 क्यों लिया? कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए आपके ख्याल में? सारा 9 मिलियन क्यों नहीं ली जो कॉस्ट है उसकी? आप ऐसा करो 9 मिलियन ले लो, 9 मिलियन में फिर जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो भी माइनस करनी पड़ेगी, 41,100,000 जो पहले है, तो फिर इसको माइनस करेंगे तो फिर आज तो वही 49,100,000 ही जाएगा ना, क्योंकि अगर ठीक है 9 कॉस्ट है और 49,100,000 उसकी बुक वैल्यू है, तो इसकी पहले से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 41,100,000 पड़ी हुई है पहले से ही। तो हमने इस साल की बुक वैल्यू लेकर इसी साल की डेप्रिसिएशन माइनस करा, तो वो तो आप IAS 16 लोगों का बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। जरा करंट एसेट्स पे जाओ, के एसेट्स अवेलेबल है वो दो। एक तो स्टॉक पड़े हुए, दो तरह के स्टॉक हैं, हाँ जी, कितने का स्टॉक है? एक हो गया 2,995, एक क्रॉकरी का स्टॉक है
सवाल अपने सामने रखें। 50,000 क्रॉकरी का स्टॉक, फिर प्रीपेड रेंट, सवाल सामने है ना आपके, सवाल से देखकर लिखना है आपने। फिर इंश्योरेंस रिसीवेबल, वो जो है इंश्योरेंस मिल जाएगी तो मिलती नहीं है उसी वक्त, उस टाइम हम रिसीवेबल लिख देते हैं और बाद में जब मिलती है तो फिर कैश लिख देते हैं। कैरी बता दें कि 1,444 ये हमारे एसेट, 000। तो इन सबको प्लस कर लें, हमारे पास एसेट्स आ जाएंगे 256,139 6,139 टोटल एसेट्स, और टैक्स हो गया 10,839। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाए फंड एंड लायबिलिटी। फंड एंड लायबिलिटी, हाँ जी जनाब। फंड हमें नहीं गिवन, आपको पता है कैसे फाइंड करना है, माइनस कर देंगे इसमें से डेफिसिट। डेफिसिट हमने फाइंड कर लिया। हाँ जी बताइएगा डेफिसिट कितना हमने फाइंड किया है। 2,189,500। 2,189,500। फंड या तो रिवर्स वर्किंग करके फाइंड कर लेते हैं, या तो ओपनिंग, तमाम ओपनिंग एसेट्स में से तमाम ओपनिंग लायबिलिटी माइनस कर दो। अपने अपना कैलकुलेटर निकालो, प्लस माइनस करते जाओ। चलिए, ओपनिंग एसेट्स सबसे पहले हमारा ओपनिंग बिलियर्ड पड़ा हुआ है बुक, फिर उसके बाद ओपनिंग बैंक का 198,500, ओके होगी बात। के बाद ओपनिंग यहां पर आ गया है, प्रीपेड रेंट 1,25,000 प्लस कर दो, बिल 1,20,000 माइनस कर दो, सप्लायर 14,30,000 माइनस कर दो, 19,40,000 स्टॉक ऐड कर दो, 685,000 ऐड कर दो। जी जनाब, तो जो नेट बैलेंस आएगा वो हमारा ओपनिंग फंड होगा। तो कितना आ रहा है ओपनिंग फंड? 6,2,9,8,500। 2,9 इसको नेट करके बताएं कितना आंसर आ गया। 6,2,9,8,500 माइनस 2,189 4,10,1,000. नॉन करंट लायबिलिटी
सिर्फ बिल्ड है। किसी भी नॉन एसेट के लिए आपको नॉन करंट लायबिलिटी में देते हैं। लायबिलिटी करंट लायबिलिटी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पेबल टू डबल बिल जो है वन डबल सब्सक्रिप्शन 75,000 और पेबल फीस और इधर ना 3 लाख का टेबल था, आपने सिर्फ 1,10,000 पे, बाकी आपने पे करना है नेक्स्ट 11,00,000। लाओ जी, करंट लायबिलिटी का भी सम बता दें। कितना आ गया? चले जनाब, फंड और नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी का सम करो, ये आपका आ जाएगा 0.89। क्लियर होगी बात? हाँ जी जनाब, बताएं कैश फ्लो का जो सोल्यूशन है वो मैं सॉल्व करवाऊं, उसका सिर्फ मैं सोल्यूशन आपको शेयर कर दूं, हो जाएगा? चले मैं उसका सोल्यूशन शेयर कर देता हूं, उसमें कोई मसला आता है तो फिर वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जनाब, चलें जी, आपने फिर अगले साल का पेपर में कैश फ्लो का सवाल जो नेक्स्ट है वो कर लेना है, या कर लिया होगा आपने, ठीक है? तो फिर वो कल इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। कौन सा सर अगले साल? इसके बाद कौन सा पेपर आ रहा है? मार्च, हम सब मेरे मार्च 2019 सितंबर 18 हो गया। इसके बाद जो हमारा पेपर है वाला पेपर आप तो आपका पेपर ही करना है आपने, मैं बता देता हूँ मार्च 2000 ये बनता है कैश फ्लो और एनपीओ 2019 का। ठीक है जी, आपने कल करना है, इसमें से जो भी सवाल होगा फिर इंशाल्लाह देख लीजिए। ओके जी।